बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बचपन क्या है? बचपन सुबह की ओस सा मासूम और चमकदार है, यौवन दिवस की कड़ी धूप का सार है। बुढ़ापा एक सुनहरी सांझ है जो शांत है, विश्राम है। इस उम्र की हर शय प्रेम और सम्मान की हकदार है। माता पिता का जीवन तपते सोने की तरह होता है, जिसमें अपनी संतानों की खुशहाल परवरिश में तप तप कर सोना बनते हैं और अपने बच्चों को सुंदर कीमती जेवरात बनाने में अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में उन्हें अपनी इन्हीं संतानों के द्वारा उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। यह नृत्य नाटिका उन्हीं बदनसीब माता पिता की कहानी है। यह माता पिता के निस्वार्थ प्रेम और बड़े हो चुके बच्चों द्वारा माता पिता की सेवा के प्रति बढ़ती उदासीनता के बीच का अंतर दिखाएगी, जो बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेजने के बढ़ते चलन को उजागर करेगी। इस नृत्य नाटिका का नाम है सुनहरी सांझ। सुनिए, रोहित बड़ा हो गया है। हमारा राजा बेटा काशीपुर के सबसे अच्छे स्कूल मरिया समटा कॉन्वेंट में पढ़ेगा। लेकिन देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा फीस का इंतजाम कैसे होगा? तो क्या हुआ, हम अपने खर्चे कम कर लेंगे। पता है आपको, जब हमारा रोहित अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छा इंसान बनकर बहुत अच्छी नौकरी भी करेगा। हाँ सरोज, मन तो मेरा भी करता है कि अपने बेटे को मरिया स्कूल में पढ़ाऊं, मगर सुना है वहाँ तो एडमिशन भी बहुत मुश्किल से होता है। उसकी चिंता आप ना करें, मैं रोहित के एडमिशन के टेस्ट की पूरी तरह से तैयारी करवा दूंगी। आप बस पैसों का प्रबंध करिए। हाँ ठीक है, कंपनी में ओवर टाइम कर लूंगा, 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, है ना?
इस तरह रोहित का एडमिशन मरिया स्कूल में हो जाता है। उसके माता पिता अत्यंत खुश हैं क्योंकि उनका सपना है कि रोहित एक दिन बड़ा आदमी बने। बेटा, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ना, अपनी मैम का कहना मानना। जी पापा, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। माँ देखिए, मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं। अरे वाह, शाबाश बेटा, मेरा सूरज, मेरा चंदा। सुनिए, हमारा रोहित 60 बच्चों में प्रथम आया है। शाबाश, वाह मेरे शेर, तुम्हारे तो सारे ग्रेड A1 आए हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बेटा रोहित, हमने हमेशा चाहा है कि तुम्हें वो सब मिले जो हमें नहीं मिला। तुम इसी तरह तरक्की करते रहो। हमारा सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो। हाँ बेटा, हम दोनों तुम्हारे लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा सपना है तुम बहुत बड़े आदमी बनो। ठीक है पापा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपके सपनों को अवश्य ही पूरा करूंगा। सवेरे सवेरे यारों से मिलने ठन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने। ए सपने अंबरां दे, ए सपने अंबरां दे। बूंद बूंद जोड़ेंगे, पल पल दूर दूर बह जाएंगे। फिर नाल समंदरा दे, फिर नाल समंदरा दे। So high.
पंछी बना के यारो हमने उम्मीदा रखिया। मैंने हारना नहीं है चाहे कुछ भी करे दुनिया। तुमता इस प्रकार समय बीतता है। रोहित के पिताजी का देहांत हो जाता है। अब उनकी आर्थिक स्थिति निरंतर गिरती जा रही है, परंतु उसकी माताजी बड़े धैर्य से उसकी पढ़ाई जारी रखती हैं। लेकिन रोहित के दोस्त उसे घूमने फिरने और गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उकसाते रहते हैं। अरे रोहित, क्या सारा दिन किताबी कीड़ा बने रहते हो? अरे सुन यार, ये किताब का चक्कर छोड़। क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? जिंदगी का मजा ले, हमारे साथ क्लब चल। वहाँ पढ़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ है। अबे सुन, मैंने नई बुलेट ली है, उसी पर घूमने चलेंगे। रामनगर सैर सपाटा करके आते हैं। तुम जाओ यार, मेरा मन नहीं है। मेरी माताजी को बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। अरे हमें पता है, तुझे तो बहुत बड़ा अफसर बनना है। तू तो अंकल आंटी का आज्ञाकारी बेटा जो ठहरा। हाँ, यह तो तुमने ठीक कहा। मुझे अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं। अब तुम जो भी कहो, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। माँ बाप के पुराने विचार भूल जा, ये सब आदर्शवादी बातें हैं। अपनी सोचो, ये मौके, ये दोस्त फिर नहीं मिलेंगे। आजकल तो सब अपना मजा देखते हैं। नहीं यार, मैंने कह दिया ना, मेरे पास वक्त नहीं है इन फालतू कामों के लिए। तुम लोग भी पार्टी वगैरह छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे छोड़ो इस पढ़ाकू को, हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें इस पर। स्कूल में परीक्षा के दिन नज़दीक आ जाते हैं और रोहित की फीस जमा नहीं हो पाती है। रोहित उदास रहने लगता है। एक दिन पेरेंट्स मीटिंग में उसकी माताजी दुखी मन से स्कूल जाती हैं। नमस्कार, आइए जी, बैठिए। नमस्कार। रोहित कैसा कर रहा है सर? देखिए मैडम जी, रोहित स्टडी में तो बहुत अच्छा है, पर कुछ महीनों से इसकी फीस जमा नहीं हो पा रही है। इस तरह तो वह परीक्षा भी नहीं दे पाएगा। जब से रोहित के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तब से घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। अब रोहित को फीस के लिए कुछ नहीं कहना, मैं किसी तरह फीस का इंतजाम करूंगी। उसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम आपकी स्थिति को समझ सकते हैं, आप चिंता ना करें। रोहित बोर्ड की परीक्षा तो अवश्य ही देगा। वह एक होनहार विद्यार्थी है। मैं विद्यालय प्रशासन से उसकी स्कॉलरशिप के लिए निवेदन करूंगा। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित 12वीं कक्षा में राज्य के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के रूप में सम्मानित होता है। चारों ओर उसकी प्रशंसा होती है। अब वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने बड़े शहर के जाने माने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है। उसकी माँ अपने जेवर और घर बेचकर उसे उच्च शिक्षा के लिए भेजती है। रोहित अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगता है। कुछ दिनों बाद
रोहित की शादी उसी कंपनी में कार्यरत शीतल नाम की लड़की के साथ हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अचानक रोहित को काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता है। शीतल, हम दोनों को तो विदेश जाना होगा, लेकिन माँ का वीज़ा नहीं लग रहा। तो अब क्या करें? माँ को इंडिया में अकेला कैसे छोड़ें? मुझे तो चिंता हो रही है। माँ को किसके पास छोड़ेंगे? अरे उनका क्या होगा? यदि आप बुरा न माने तो ऐसा करते हैं, माँ को कुछ दिनों के लिए वृद्ध आश्रम में रहने के लिए कहते हैं। जब हम पूरी तरह से वहाँ सेटल हो जाएंगे तो माँ को भी बुला लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। माँ अकेली कैसे रह पाएगी? तो फिर जॉब छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हो? जॉब कैसे छोड़ दूं? तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकती क्या? सुनो रोहित, माँ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह मेरी भी माँ है। मुझे भी चिंता है उनकी। कुछ दिनों के लिए ही तो कह रही हूँ। जब हम वहाँ सेटल हो जाएंगे तो माँ को भी बाद में बुला लेंगे। तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। जब वीज़ा लग जाएगा तो माँ को बुला लेंगे। सुनो माँ, आप कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम में ठहर जाओ। मैं जल्दी ही आपको अपने पास बुला लूँगा। आप अपना ध्यान रखना। इस प्रकार रोहित अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आता है। विदेश जाने के बाद रोहित और शीतल अपने नए काम में व्यस्त हो जाते हैं और अपनी माँ से संपर्क कायम नहीं रख पाते। जबकि रोहित को रोज माँ की याद आती है, परंतु वह मजबूर है, उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। वह मन ही मन दुखी रहने लगा है और चिड़चिड़ा हो गया है। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम सरोज है। मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए ही रहने आई हूँ, 6-7 दिन के लिए। वह क्या है ना, मेरे बेटे को काम से विदेश जाना था। यहाँ इंडिया में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? विदेश में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अभी जरा फोन लगाकर पूछती हूँ कि कंपनी से कमरे में भी पहुँचा है या नहीं। सरोज जी, कहने को तो सभी यही कहते हैं, लेकिन यहाँ आकर कोई वापस नहीं जाता। नहीं नहीं भाई साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फोन करके पूछती हूँ कि वे ठीक ठाक घर पहुँच गया है।
हेलो हेलो रोहित, हेलो रोहित। हेलो माँ, अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे बेटा, तुझे यही पूछना था कि तूने ठीक से खाना खाया या नहीं। कहाँ ना, बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ, यह कहकर रख दिया उसने फोन। कई सालों से यहाँ हूँ मैं, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितना जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पर खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं। और क्या चाहिए? अरे मैं तो आपसे यही कहता हूँ, आप ना अपना मन भजन कीर्तन में लगाइए। देखिए शर्मा जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपसे कह रही हूँ, आप मुझसे जलते हैं क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, लेकिन आपका बेटा आपको पूछता तक नहीं है। इस प्रकार 10 दिन बीत जाते हैं। इस बीच रोहित अपनी माँ को एक बार भी फोन नहीं करता। बेटे के इस व्यवहार से माँ हैरान और परेशान हो जाती है। उसका दिल आशंकाओं से भर जाता है, उससे नहीं रहा जाता और वह उसे फोन करती है। हेलो हेलो रोहित, सुनो। हेलो हेलो। हाँ बोलो माँ। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? माँ थोड़ी देर में बात करता हूँ। माँ कहाँ ना, किसी मीटिंग में बिजी हूँ, काम का प्रेशर चल रहा है। अरे बेटा, फोन काट दिया। अरे रहने दीजिए सरोज जी, वो फोन नहीं उठाएगा। हेलो हेलो रोहित, हेलो। हाँ माँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ विदेश में ड्राइव करते समय बात नहीं कर सकते। बेटा तू भूल जाता है, 1 महीना बीत गया है। आता हूँ माँ, मैं बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ, फिर आ जाऊंगा। आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं है। अरे जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। क्या कहा आपने? नसीब आपका बुरा होगा। देख लीजिए, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि वह मेरे बिना कैसे रह रहा होगा। देखिए सरोज बहन, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको जरूर लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वह यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है।
मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, वह बहुत जल्दी मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हेलो हेलो रोहित। हेलो। बेटा सुन, तू जल्दी विदेश से आकर आज ही मुझे यहाँ से ले जाना। माँ, कहा ना, यहाँ काम का प्रेशर है, आप थोड़े दिन और मैनेज कर लो ना। अरे आपको दवा चाहिए क्या? अकेलेपन की कोई दवा है आपके पास? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाइए और पूछो उससे इस उम्र में माँ बाप को क्यों अकेलेपन की सजा सुनाई जाती है। बच्चे क्यों अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। मुझे मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए। Oh my God! Listen, Sharma ji. It's a severe panic attack. Immediately call her family members because she needs them. अरे घर वालों की वजह से ही तो हुआ है ये पहली बार नहीं है। पता नहीं क्यों इन्होंने इतनी उम्मीद पाल रखी थी। उम्मीद से सिर्फ दर्द मिलता है। जी, क्यों छोड़ जाते हैं हमारे बच्चे हमें तिल तिल मरने के लिए। अरे कोई है जो सरोज जी के बेटे बहू को लेकर आए? कोई है? जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे हम, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता।
सुनो बच्चों, आज हमें वृद्धाश्रम जाना है। वहाँ रह रहे बुजुर्गों को हम दवाइयाँ और जरूरी सामान बांटेंगे। मैम, ये वृद्धाश्रम कौन सी जगह है? बेटा, यहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। मैम, वह अपने घर में क्यों नहीं रहते? बेटा, उनके बच्चों को बहुत काम रहता है, इसलिए वे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ठीक है मैम, जरूरतमंदों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मेरी माँ ने बताया था कि परोपकार के कार्य से पुण्य की प्राप्ति होती है। अरे सरोज दीदी, आप यहाँ? आप तो हमारे होनहार छात्र रोहित की माताजी हैं। कहाँ है रोहित? नमस्ते मैम जी। रोहित अपनी पत्नी के साथ विदेश में किसी कंपनी में काम करता है। उस पर काम का प्रेशर बहुत है। उसने मुझे यहीं भेज दिया था। इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक वो नहीं आया मुझे लेने। मैडम जी, आपको तो पता ही है ना कितनी कठिनाइयों से हमने उसको पढ़ाया लिखाया था। क्या हमने अपने बच्चे को इतनी मुश्किल से इस दिन के लिए पाला था, वह मुझे भूल गया है। हमने तो हमेशा उसकी खुशी के लिए अपनी खुशियाँ छोड़ी थी। शायद अब वह समझ नहीं सकता। अब वह सब भूल गया है। नहीं नहीं, आप दिल छोटा ना करें। मेरे पास रोहित का नंबर है, मैं अभी उससे बात करती हूँ। हेलो हेलो। यस, रोहित दिस साइड। हाँ रोहित, कैसे हो? मैं आपकी सुधा मैम बोल रही हूँ। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, लेकिन आपकी माताजी बहुत बीमार है। आपने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और एक फोन तक नहीं करते। अच्छा, क्या हुआ माँ को? आपकी माँ की बहुत बुरी हालत है बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। माँ को तो मैं सही सलामत ओल्ड एज होम छोड़कर आया था, लेकिन यहाँ काम अधूरा छोड़कर कैसे आऊँ? आज आपकी माँ को आपकी बहुत जरूरत है। आपने कैसे उन्हें अकेला छोड़ दिया? आज आप जिस मुकाम पर हैं बेटा, यह उनका ही बलिदान है। इस बलिदान का बदला तुम उन्हें अपने से दूर एक अनजानी जगह में छोड़कर दे रहे हो, जहाँ उनका कोई अपना नहीं। तुम सफल होकर भी असफल इंसान हो। तुम्हारे इस व्यवहार से बेटा मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी माँ बहुत तकलीफ में है। अब तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें क्या करना है। जी मैम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैम, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अगले ही हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ।
मत रो माँ, मत रो। मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। अब आप मेरे साथ चलिए। हाँ माँ जी, आप चलिए। मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कुछ स्वार्थों में गिरकर हम आपको क्यों भूल गए। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई धन दौलत नहीं। मेरा बेटा, मेरी बहू, आप लोग आ गए। बेटा, माँ बाप का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा ही माफ करने वाला होता है। मेरा लाल, मेरा बच्चा, मैंने तो तुम्हें कभी दूर नहीं समझा। बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही थी। अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मेरे दिल को चैन मिल गया है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम सब मिलकर रहेंगे। जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। माँ बाप का त्याग और उनका प्यार अमूल्य होता है। हम चाहें जितने भी बड़े हो जाएं, उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। सफलता की दौड़ को पकड़ने के चक्कर में परिवार और संस्कार को खो देना हमारे लिए हमेशा पछतावे का कारण बन सकता है। हम देशभक्ति, विश्व बंधुत्व की बात कैसे कर सकते हैं जब हम अपने परिवार से प्रेम ना करें। आज आधुनिकता की चकाचौंध ने हमारी दृष्टि धुंधली कर दी है, जिससे हम परिवार, प्यार, त्याग जैसे संस्कार दिखाई नहीं दे रहे। और यह प्रवृत्ति सोचनीय है, निंदनीय है, लेकिन उम्मीदें कायम हैं। जहां बुराइयां घने अंधेरे जैसी हों, अच्छाई की चंद किरणें कालिमा को मिटाने में सक्षम होती हैं। हमें वही रोशनी बनना है। हमें आशा है कि आपको यह नृत्य नाटिका अवश्य पसंद आई होगी।